Good morning, dear friends. Today I am discussing about refraction of light through a spherical surface. That means गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो जब हम गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन लेंगे तो सबसे पहले हम गोलीय सतह के बारे में जानेंगे। तो कोई भी गोलीय सतह दो प्रकार का होता है, उत्तल सतह या अवतल सतह। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे उत्तल या अवतल। तो हम पहले लेते हैं अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ले रहे हैं अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन। तो जब हम अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन लेंगे तो हमें एक अवतल सतह लेना होगा। तो यहाँ पर जब हम प्रकाश का अपवर्तन कर रहे हैं इस केस में, तो इस केस में प्रकाश का अपवर्तन की स्थिति हम वह ले रहे हैं जिसमें हमारी वस्तु विरल माध्यम में स्थित है और आपका जो गोलीय सतह है वह एक सघन माध्यम है। तो यहाँ पर हम पहले एक अवतल सतह ले लेंगे। इस प्रकार से हम कोई मान लेते हैं कि अवतल सतह है। तो ये आपका अवतल सतह हो गया और इस अवतल सतह को हम मानकर चल रहे हैं यह एक सघन माध्यम है। यह आपका सघन माध्यम हो गया, ठीक है। अब अगर यह सघन माध्यम ले रहे हैं तो इसके इस तरफ ये जो हमारा भाग है इसको हम मानकर चल रहे हैं विरल माध्यम। तो ये हम मान लिए विरल माध्यम। तो यह हमारा विरल माध्यम हो गया। तो अब दोनों माध्यम अलग अलग है। तो जब दोनों माध्यम अलग अलग है तो दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो हम विरल माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 और यह सघन माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ2, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया अवतल सतह। तो अब अवतल सतह है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे इसको मान लेते हैं कि यह कोई प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष सदैव गोलीय सतह के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम प्रधान अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ले लिए O, ठीक है। अब इस बिंदुवत वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी जो इस सघन माध्यम में अपवर्तित होगी और अपवर्तन के बाद इस वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि यह प्रकाश की किरण लंबवत प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है। इस प्रकाशीय केंद्र को हम P से डिनोट कर दिए। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होगी, तो कोई भी प्रकाश की किरण जब प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो बिना किसी विचलन के वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो यह प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई। अब हम एक दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे। हम एक दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी प्रकाश की किरण है, इस प्रकार से यहाँ आपतित हो गई। ये इसका आपतन बिंदु हो गया। तो इसको मान लिए इसका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को हम N से डिनोट कर देते हैं। इसको हम N मान लिए आपतन बिंदु। तो जब हम आपतन बिंदु लेंगे तो इस आपतन बिंदु पर हमें एक अभिलंब खींचना होगा। तो अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका अवतल गोलीय सतह है, तो जब अवतल गोलीय सतह है तो यह एक
गोलाकार रूप लेगा। ठीक है, यानी ये जो आपकी इस अवतल गोलीय सतह की जो परिरेखा है यह एक वृत्त की रचना करेगी और किसी भी वृत्त की परिधि पर खींचा गया अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। यानी इस अवतल सतह के इस आपतन बिंदु N पर अगर हम अभिलंब खींचें तो यह अभिलंब हमारा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, यानी इस गोलीय सतह के केंद्र से। तो गोलीय सतह के केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये जो हमारा माध्यम है विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वह क्या होगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। यानी इसका अगर हम पथ लें तो ये पथ होगा, ये इसका वास्तविक पथ है, लेकिन प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकाश किरण को क्या करेंगे? अभिलंब की तरफ मोड़ देंगे। तो यानी प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुड़ गई। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण मुड़ गई है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब हो गया और ये इसका अपवर्तित किरण है। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इस किरण के लिए इस किरण पर आए जो प्रकाश केंद्र पर लंबवत आपतित हुई थी, तो यह अपने सीध में बिना किसी विचलन के निकल गई है। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें तभी प्राप्त होता है जब अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अपवर्तित किरण हुई, ये दूसरी अपवर्तित किरण है और यह दोनों किरणें फैल रही है। यानी जब दोनों किरणें फैलेगी तो यह निश्चित है कि यह दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो जब यह किरणें कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती तो इसका मतलब है कि इसका कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो किरण है इस किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे। इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो जब हम इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये अपवर्तित किरण, ठीक है, ये जो हमारी अपवर्तित किरण है इसको जब हम पीछे बढ़ाए तो यह किरण इस किरण को इस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत हो रही है। यानी वास्तव में नहीं कट रही है, इसको जब हम पीछे बढ़ाए हैं तब यह इस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत हो रही है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? काल्पनिक होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हम अवतल गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो वस्तु का कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी वस्तु का सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यानी यहाँ पर हमें एक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर लिख लेना है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण, ये अभिलंब। तो यानी ये पूरा कोण, ठीक है, ये जो पूरा कोण है ये पूरा कोण हमारा क्या होगा? आपतन कोण। इसे हम आई से सूचित कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये अभिलंब है और ये हमारा क्या है? अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम यहाँ पर लेंगे, ये अपवर्तन कोण आर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण
और ये कोण, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये अगर आर है तो ये कोण भी क्या होगा, आर होगा। तो ये कोण भी हमारा आर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हम बिंदुवत वस्तु लिए थे और ये जो आपतित प्रकाश की किरण है, इस किरण के साथ एक कोण बनाएगी। इस कोण को हम क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और ये अपवर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाए हैं, तो इस कोण को हम मान लेंगे बीटा। और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये अभिलंब, तो इस कोण को हम मान लेंगे गामा। ठीक है, क्लियर है, एक बार फिर समझ लीजिए। ये हमारा कोई गोलीय अवतल गोलीय सतह है और यह आपका एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। इसके इस तरफ, यानी ये जो गोलीय सतह है, इस सतह को हम जिस माध्यम में रखे हैं वह माध्यम क्या है, विरल। इसका अपवर्तनांक हम μ1 मान लिए। अब इस प्रधान अक्ष पर हम एक बिंदुवत वस्तु लिए। इस बिंदुवत वस्तु से एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, जो बिना किसी विचलन के अपने सीध में निकल जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं। यह प्रकाश की किरण आप गोलीय सतह के आपतन बिंदु N पर आपतित होती है और यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यह क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो जब भी हम कोई गोलीय सतह लेंगे तो गोलीय सतह लेंगे तो इसकी कोई ना कोई वक्रता त्रिज्या होगी। तो इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेंगे v। यहाँ वस्तु है, वस्तु की दूरी हम मान लेंगे u। समझ गए। तो अब यहाँ पर हम जो डायग्राम बनाए हैं और इस डायग्राम में हम जो भी कार्य किए हैं, इन सभी कार्य को क्या करेंगे, भाषा के रूप में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम भाषा के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर एक चीज़ हम पहले डिनोट कर देंगे कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है। इसका अर्थ ये हो गया कि μ2 ये है सघन माध्यम, तो यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा वह माध्यम सघन होगा और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वह माध्यम विरल होगा। तो ये माध्यम सघन हो गया, ये माध्यम विरल हो गया। तो यहाँ हम मान लेंगे, लिखेंगे, माना कि कैपिटल R वक्रता त्रिज्या का कोई अवतल गोलीय सतह है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। इसके चारों ओर का माध्यम विरल है जिसका अपवर्तनांक μ1 है। यानी हम यहाँ पर क्या किए, ये हमारा जो एक गोलीय सतह था, अवतल गोलीय सतह, तो इस अवतल गोलीय सतह के वक्रता त्रिज्या मान लिए कैपिटल R और यह एक सघन माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक μ2 ले लिए और इस सघन माध्यम के चारों ओर हमारा एक विरल माध्यम है,
इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम एक बिंदुवत वस्तु लिए हैं, तो बिंदुवत वस्तु लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय सतह के प्रधान अक्ष पर कोई बिंदुवत वस्तु O स्थित है, जिसका अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद काल्पनिक प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर जो हम वस्तु लिए O, तो इस वस्तु का जब हम अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन कराते हैं तो हमें काल्पनिक प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होती है। तो यानी हम इसमें जो डायग्राम हम बनाए हैं उसके बारे में यहाँ हम लिख लिए। अब इसके डेरिवेशन पर चलेंगे। तो डेरिवेशन पर से चलने के लिए हम पहले क्या करते हैं, आपतन कोण i मान लेते हैं, अपवर्तन कोण r। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r हो तो, ठीक है। अब हम चलेंगे पहले त्रिभुज NOC में। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज ले रहे हैं NOC। तो जब हम यह त्रिभुज लेंगे, इस प्रकार से त्रिभुज हो गया, तो जब हम यह त्रिभुज लेंगे तो ये गामा क्या होगा, बहिष्कोण। तो ये गामा बहिष्कोण हो गया और इसका सुदूर अंतःकोण एक अल्फा होगा और दूसरा I होगा। यहाँ पर देखिए फिर से हम त्रिभुज ले रहे हैं NOC, ये त्रिभुज है NOC। तो जब हम यह त्रिभुज लेंगे तो इसका बहिष्कोण गामा होगा और सुदूर अंतःकोण अल्फा और I होगा, ये पूरा, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं गामा बराबर, ये हम गामा ले रहे हैं, तो गामा बराबर होगा अल्फा प्लस I, ठीक है। या I बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ये हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज NIC में। देखिए यहाँ पर त्रिभुज NIC, ये त्रिभुज है, त्रिभुज NIC। तो इस त्रिभुज में जब लेंगे तो ये गामा हमारा बहिष्कोण होगा, लेकिन इसका सुदूर अंतःकोण क्या होगा, बीटा और R। देखिए फिर से NIC, यह त्रिभुज है। तो जब ये त्रिभुज लेंगे तो गामा बहिष्कोण होगा, बीटा और R ये क्या होगा, सुदूर अंतःकोण।
तो यहाँ पर हम ले लेंगे गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, या यहाँ से आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू होगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। अब चलते हैं स्नेल के नियम से। देखिए यहाँ पर अब चलेंगे स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू साइन आई अपतन कोण आई लेंगे और साइन आर अपवर्तन कोण आर। तो जब हम स्नेल का नियम लगाते हैं साइन आई बटे साइन आर तो इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा प्रकाश की किरण जिस माध्यम में अपवर्तित हो रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन जिस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में अपवर्तित हो रही है तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा μ2, और प्रकाश की किरण आ कहाँ से रही है, विरल माध्यम से, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा μ1। ठीक है, अब तो यह जो हमारा है यह किरण प्रकाशिकी का है, और किरण प्रकाशिकी में सभी प्रयोग उपाक्षीय किरणों के आधार पर किए जाते हैं। तो उपाक्षीय किरण का अर्थ है कि यह जो किरण है यह किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से होकर गुजर रहा होगा। यानी इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से गुजरेगा, तब प्रकाश की किरण अत्यंत निकट से जब गुजर रहा है तो कोण क्या होगा, अत्यंत छोटा। तो यहाँ पर अगर हम मान लें यदि कोण आई तथा कोण आर अत्यंत छोटा हो, तो अगर कोण आई और आर अत्यंत छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू आई तथा साइन आर अप्रॉक्स इक्वल टू आर। अतः इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अब चलेंगे तो साइन आई को आई लिखेंगे, साइन आर को क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 बाय μ1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आई इंटू μ1 बराबर आर इंटू μ2। ठीक है, अब इससे पहले हम आई और आर दोनों का मान निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए आई का मान और आर का मान, तो दोनों मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई तथा आर का मान देने पर, तो आई और आर का मान देंगे तो आई का मान क्या था, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू μ1, और आर का मान था गामा माइनस बीटा इंटू μ2। देखिए फिर से आई का मान गामा माइनस अल्फ़ा और आर का मान गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब तो जब यहाँ पर हम प्रयोग उपाक्षीय किरण के आधार पर कर रहे हैं तो उपाक्षीय किरण प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से होकर गुजरती है। इसका अर्थ है अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फा
बीटा तथा गामा अत्यंत छोटा है, अतः अल्फा इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10 बीटा तथा गामा इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10 गामा। ठीक है, अब इन सभी मान को यहाँ रख देंगे, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो चलेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से चलेंगे तो गामा को क्या लिखेंगे, 10 गामा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 गामा माइनस अल्फ़ा को लिखेंगे 10 अल्फ़ा इंटू μ1 इक्वल टू, फिर गामा से गामा का वैल्यू देंगे, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा 10 गामा माइनस बीटा का वैल्यू देंगे 10 बीटा होल ब्रैकेट इंटू μ2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, μ1 इंटू 10 गामा, या होल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको अंदर ही रखते हैं, 10 गामा माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू μ2 को इस साइड रखते हैं, 10 गामा माइनस 10 बीटा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आते हैं तो हमें लेना है 10 गामा 10 अल्फ़ा और 10 बीटा। तो ये जो है हमारा प्रयोग उपाक्षय किरण के आधार पर है। तो जब उपाक्षय किरण के आधार पर लेंगे तो देखिए उपाक्षय किरण का है कि उपाक्षय किरण प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से होकर गुजरेगी। तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के अत्यंत निकट से होकर गुजरेगी तो यह जो बिंदु N है, यह बिंदु N वास्तव में P के अत्यंत निकट है, यानी यह N P के अत्यंत निकट है। तो जब P के अत्यंत निकट होगा तो यह जो कर्व बन रहा है, यह कर्व क्या होगा, लंबवत होगा। तो यानी हम इस Pn को क्या कर सकते हैं, लंब मान सकते हैं। तो जब Pn लंब होगा तो यह एक त्रिभुज की रचना करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू लेना है 10 गामा 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज, इसमें लेते हैं देखिए, अब हमें वैल्यू निकालना है 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा। हम चलते हैं पहले त्रिभुज NOP में। तो जब चलेंगे त्रिभुज NOP, ठीक है, त्रिभुज NOP ले रहे हैं, तो NOP ये त्रिभुज लेंगे तो PN क्या होगा, लंब की तरह कार्य करेगा, और PO क्या होगा, आधार की तरह। तो यहाँ से हम 10 अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हैं लंब PN बटे आधार PO। उसी प्रकार त्रिभुज NIP में देखिए, त्रिभुज NIP यह एक त्रिभुज है। तो PN क्या होगा, लंब, अब PI क्या होगा, आधार। तो कोण क्या बनेगा, 10 बीटा। तो यहाँ से हो गया 10 बीटा इक्वल टू PN बटे PI। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज NCP में
देखिए यहाँ पर त्रिभुज एन सी पी, यह एक त्रिभुज ले रहे हैं एन सी पी, कोण गामा होगा, लंब पी एन, आधार पी सी। यहाँ से हम ले लेंगे टेन गामा इज इक्वल टू होगा लंब पी एन बटे आधार पी सी। अब हमें टेन अल्फ़ा मिल गया, टेन बीटा मिल गया, टेन गामा मिल गया। तो जो हम समीकरण 3 मानकर चले थे, ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण में टेन अल्फ़ा, टेन गामा, टेन अल्फ़ा, टेन गामा, टेन बीटा, इसका वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर लेंगे समीकरण 3 में मान देने पर, तो समीकरण 3 में मान देते हैं, तो μ1 इंटू टेन गामा, तो टेन गामा का वैल्यू है Pn बटे Pc, फिर माइनस, इसके बाद है टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा Pn बटे Po, ठीक है, इक्वल टू μ2, फिर है टेन गामा, तो टेन गामा का वैल्यू होगा Pn बटे Pc माइनस, फिर टेन बीटा, टेन बीटा का वैल्यू है Pn अपॉन Pi, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए Pn दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, μ1 इंटू 1 बटे Pc माइनस 1 बटे Po। यहाँ पर हम क्या किए, Pn कॉमन कर लिए, Pn बाहर हो जाएगा, फिर μ2 इंटू, यहाँ पर देखिए फिर Pn दोनों में है, फिर कॉमन कर लेंगे 1 बटे Pc माइनस 1 बटे Pi, इंटू Pn कॉमन किए हैं, तो Pn क्या हो जाएगा, बाहर। देखिए दोनों में Pn है, Pn कैंसिल, तब हमें वैल्यू आ गया μ1 इंटू 1 बटे Pc माइनस 1 बटे Po इक्वल टू μ2 इंटू 1 बटे Pc माइनस 1 बटे Pi। इसको क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम पे आएंगे, फिर अब चलेंगे चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से, तो जब हम चिन्ह परिपाटी से देंगे, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी का मापन प्रकाशीय केंद्र अर्थात ध्रुव से किया जाएगा, और ये वस्तु है, तो वस्तु से आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, इस तरफ, और सभी दूरी का मापन हम क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, यह दोनों किरणें इस दिशा में जा रही है, लेकिन हम मापन सभी क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत ले रहे हैं। तो वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। तो यहाँ से लेंगे, देखिए वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हमारा PO हो गया, P से O, ये क्या होगा, माइनस U। फिर देखिए प्रतिबिंब दूरी ले रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी PI, माइनस भी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो हमें सभी वैल्यू क्या आ गया, ऋणात्मक, ये मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे।
समीकरण 4 में मान देने पर, तो अब यहाँ पर हम समीकरण 4 में मान देंगे। तो समीकरण 4 में रख देते हैं सभी मान। देखिए μ1 इंटू 1/PC, PC का वैल्यू -r है, -r, फिर -1/PO, तो PO देखिए PO -u है, -u इक्वल टू μ2 इंटू 1/PC, PC का वैल्यू -r हो गया, -r, फिर -1/PI, PI का वैल्यू -b रख देंगे। आगे चलते हैं, μ1 इंटू -1/r प्लस 1/u इक्वल टू μ2 इंटू -1/r, फिर प्लस 1/b। ठीक है, μ1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर μ2 का, ये हो जाएगा -μ1/r, फिर यहाँ पर आएगा प्लस μ1/u बराबर, यहाँ पर भी μ2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -μ2/r प्लस μ2/b। अब क्या करेंगे, r वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं और v और u के टर्म को एक साथ। तो यहाँ पर देखिए μ2/r, इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से है -μ1/r, इस टर्म को यहाँ लाएंगे तो माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस μ2/r इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पहले से प्लस है, μ2/v, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस μ1/u। ठीक है, या इसको हम पलट के लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए μ2/r माइनस μ1/r इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u, ये हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2/v माइनस μ1/u बराबर, यहाँ पर देखिए r दोनों में है, एलसीएम ले लेंगे r, तो क्या होगा μ2 माइनस μ1, तो ये हो गया μ2 माइनस μ1/r। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि अवतल गोलीय सतह, जो हमारा अवतल गोलीय सतह है, उस गोलीय सतह में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध।